नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर हिंदी क्लासेस में। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। हमारी हिंदी साहित्य का इतिहास इसकी क्लास 1 हो चुकी थी और आदिकाल हमने उसमें व्याख्या देखी थी। तो आज की इस वीडियो में हम सभी आदिकाल से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो आप भी अपने उत्तरों की जांच करते हुए चलिएगा और बताइएगा लास्ट में कमेंट में कि आपके इन प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के उत्तर सही हुए हैं। और लाइक करिए, शेयर करिए और जो भी नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो का आदिकाल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। सबसे पहला प्रश्न, सरहपात का समय सांकृत्यायन जी के अनुसार क्या है? और इससे पहले की जो आदिकाल की हमने व्याख्या देखी थी, उस वीडियो को जिन भी स्टूडेंट्स ने नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाकर देखिए, क्योंकि वो आपके नोट्स बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो है वो। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए ऑप्शन, 7वीं सदी, 10वीं सदी, 13वीं सदी या चौथी सदी। तो सरहपात का समय सांकृत्यायन जी ने कौन सा माना है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 13वीं सदी। ये उन्होंने सरहपात का समय माना है, राहुल सांकृत्यायन जी ने। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? इसमें मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए प्रश्न रखे हैं जो कि आपके उत्तराखंड प्रवक्ता की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो इन क्वेश्चंस को नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपके लिए एक ये एग्ज़ाम से पहले क्विक रिवीजन का काम करें। तो इसमें जो पहला ग्रंथ माना है वो कौन सा है हिंदी का पहला ग्रंथ? ऑप्शन देखिए, भारतेश्वर बाहुबली रास, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो या पाहुड़ दोहा। तो इसमें से जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रावकाचार। इसे हिंदी का पहला ग्रंथ माना गया है और इसकी जो समय सीमा है वो देखिए, वो क्या है, 933। तो श्रावकाचार की जो रचना का समय है माना गया है वो है 933 ईस्वी। तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बीसलदेव रासो के अनुसार राजा बीसलदेव उड़ीसा में कितने वर्ष तक रहता है? तो बीसलदेव रासो जो ग्रंथ है उसमें राजा बीसलदेव उड़ीसा में कितने वर्ष तक रहता है? इसके ऑप्शन देखिए, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 12 वर्ष तक ये बीसलदेव जो राजा होता है वो उड़ीसा में व्यतीत करते हैं। देखिए, बीसलदेव रासो जिसकी रचना किसने करी थी? नरपति नाल ने करी थी। इसकी रचना करी थी नरपति नाल ने और संवत 1212 में इसकी रचना की गई है। 1212 विक्रमी में इसकी रचना की गई है और इसके जो रचनाकार हैं वो है नरपति नाल। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन भी वहाँ एग्जाम में बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ कौन सा है? इसके ऑप्शन है बीसलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो या पृथ्वीराज रासो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, परमाल रासो। ये है जगनिक की कृति, जगनिक द्वारा रचित है ये। और इसे क्या बोला गया है? आल्हा खंड भी इसको बोला गया है, आल्हा खंड। आल्हा खंड भी इसे नाम दिया गया है परमाल रासो को। अगला प्रश्न देखिए, ये एक कथन पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये कथन है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें बढ़ा चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। तो यह कथन निम्न में से किस साहित्यकार का है विद्यापति के लिए? इसके ऑप्शन देखिए, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो यह जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा गया ये क्वेश्चन है, तो आप इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? इसके ऑप्शन देखिए, प्रामाणिक, अप्रामाणिक, अर्ध प्रामाणिक
या जाली ग्रंथ इसे कहा है? तो पृथ्वीराज रासो के विषय में सबसे जो ज़्यादा धारणा चली हुई है वो है ऑप्शन नंबर सी, अर्ध प्रमाणिक इसे माना है। अगला प्रश्न देखिए, बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? इसके ऑप्शन हैं वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस या करुण रस। तो बीसलदेव रासो का जो प्रधान रस है वो है ऑप्शन नंबर सी, एक श्रृंगार रस। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? ऑप्शन देखिए इसमें बीसलदेव रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो। तो ये सारे क्वेश्चन अभी आदिकाल से ही संबंधित हैं। इसका जो हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य माना जाता है वो है ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज रासो। और आप सबको पता होगा कि इनके जो रचनाकार कौन हैं, वो हैं चंद बरदाई। चंद बरदाई। अगला प्रश्न देखिए, रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? इसके ऑप्शन देखिए, रासो की व्युत्पत्ति रसायन से हुई, दूसरा ऑप्शन है रासो की व्युत्पत्ति रास से हुई, तीसरा है रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो रासो शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, रासो की व्युत्पत्ति रासक से हुई। और इसको जो मानते थे सबसे ज़्यादा कि रासक शब्द से ही रासो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न देखिए, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना किसने की? इसके ऑप्शन है चंद बरदाई, विद्यापति, अमीर खुसरो या ऑप्शन नंबर डी गोरखनाथ। तो आदिकाल में मनोरंजक साहित्य की रचना करने वाले थे ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। तबले और सितार का भी इन्होंने आविष्कार किया था अमीर खुसरो ने। और इनकी मुकरियाँ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहीं, पहेलियाँ और मुकरियाँ। अगला प्रश्न देखिए, गोरखबानी के संपादक कौन है? ऑप्शन देखिए इसके माता प्रसाद गुप्त, वासुदेव शरण अग्रवाल, श्याम सुंदर दास या पीताम्बर दत्त बर्थवाल। तो गोरखबानी के संपादक थे ऑप्शन नंबर डी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल जी। अगला प्रश्न देखिए, पंच पांडव चरितरास किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? इसके ऑप्शन हैं प्रज्ञा तिलक, उदयवंत, शालिभद्र सूरी, कवि आसगु। तो पंच पांडव लिखा गया है ऑप्शन नंबर सी, शालिभद्र सूरी जी द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, सिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? ऑप्शन है 38, 47, 84 या 64। तो सिद्ध कितने हैं? ऑप्शन नंबर सी, 84 इनकी संख्या बताई गई है। 14वां प्रश्न है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर, विद्यापति, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, स्वयंभू। तो वर्ण रत्नाकर है ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की। और ये अक्सर एग्जाम में पूछी गई रचना है। 15वां प्रश्न है, अपभ्रंश एवं राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए अपभ्रंश और राजस्थानी का जब मेल होता है तो उससे कौन सी भाषा बनती है? ऑप्शन देखिए डिंगल, पिंगल, अवहट्ट या देशा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिंगल भाषा। अगला प्रश्न देखिए, ब्रज भाषा मिश्रित अपभ्रंश का नाम? ऑप्शन है डिंगल, पिंगल, अवहट्ट या सौरसेनी। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पिंगल भाषा बनती है ब्रज भाषा जब अपभ्रंश से मेल होता है तो। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन है प्राकृत पैंगलम, खुसरो की पहेलियाँ, विद्यापति पदावली या पद्मावत। तो आदिकाल का कौन सा ग्रंथ नहीं है? ये है ऑप्शन नंबर डी, पद्मावत। पद्मावत है सूफी काव्य है पद्मावत, और ये एक प्रेमाख्यानक काव्य है रहा है। पद्मावत बहुत ही प्रसिद्ध है, जायसी जी द्वारा रचित। अगला प्रश्न है, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? ऑप्शन देखिए अपभ्रंश, बंगला, मैथिली या मागधी। तो विद्यापति पदावली की रचना हुई है ऑप्शन नंबर सी, मैथिली भाषा में। 19वां प्रश्न है, आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? इसके ऑप्शन हैं खुसरो, विद्यापति, स्वयंभू या चंद बरदाई। तो आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले जो पहले कवि रहे वो थे ऑप्शन नंबर ए, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न देखिए, खालिक बारी के रचयिता कौन थे?
ऑप्शन है अब्दुल रहमान, रहीम, खुसरो या रस खान। तो खालिक बारी के जो रचयिता थे वो थे ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो। 21वां प्रश्न है भवि साहित्य कहा के रचनाकार का नाम बताइए। धनपाल, स्वयंभू, खुसरो या जोइंदू। तो भवि साहित्य कहा ये जो रचना है इसके रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए धनपाल। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था। ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, अमीर खुसरो, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले जो पहले कवि रहे वो थे ऑप्शन नंबर बी अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा गया है। ऑप्शन है प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या राउलवेली। तो शिलाओं पर लिखा गया जो ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर डी राउलवेली। अगला प्रश्न देखिए, मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। इसके ऑप्शन है वर्ण रत्नाकर, राउलवेल, प्राकृत पैंगलम या पदावली। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ण रत्नाकर। 25वां प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ऑप्शन देखिए डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो आलोचनात्मक इतिहास हिंदी साहित्य का किसने लिखा है, ये है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी। 26वां प्रश्न है पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन थे। ऑप्शन देखिए पुष्पदंत, राम सिंह, सरहपा या धनपाल। तो पाहुड़ दोहा लिखा है ऑप्शन नंबर बी राम सिंह द्वारा। 27वां प्रश्न है रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है। मध्यकाल, श्रृंगार काल, उत्तम काल या इनमें से कोई नहीं। तो रीतिकाल का जो अगला नाम जो दूसरा नाम है वो है ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार काल भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं। तो इसके ऑप्शन है सरहपाद, लुईपा, गोरखनाथ या जालंधर नाथ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सरहपाद। 29वां प्रश्न देखिए, आदिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए हैं। जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य या फिर सिद्ध साहित्य। तो सबसे ज़्यादा जो आदिकाल में रचनाएं हुई हैं वो ही हैं ऑप्शन नंबर ए जैन साहित्य में। अगला प्रश्न देखिए, चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं। ऑप्शन देखिए दोहा चौपाई, कवित्त, पद या पदधरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोहा चौपाई में चरित काव्य सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं। 31वां प्रश्न है जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन देखिए रामचरित, महापुराण, पौम चरियु या रामचंद्रिका। तो स्वयंभू द्वारा लिखी गई जो राम कथा है वो है ऑप्शन नंबर सी पौम चरियु। एक पौम चरियम है वो विमल सूरी जी द्वारा लिखी हुई रचना है। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा एग्जाम में। 32वां प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है। ऑप्शन देखिए पुष्पदंत, अब्दुल रहमान, स्वयंभू या राम सिंह। तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर सी स्वयंभू को। अगला प्रश्न है 33वां ढोला मारू रा दोहा के रचयिता कौन थे। ऑप्शन है स्वयंभू, राम सिंह, कुशल प्रकाश या कुशल लाभ। तो ये जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर डी कुशल लाभ की। अगला प्रश्न है इसमें से बीसल देव रासो के रचयिता कौन है। ऑप्शन है जगनी, चंद्रबरदाई, नरपति नाल, भट्ट केदार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नरपति नाल। अगला प्रश्न देखिए, अभी इसका मैंने रचना काल भी आपको बताया था। संवत 1212 विक्रमी, संवत 1212 विक्रमी इसका रचना काल है बीसल देव रासो का। और एक ये श्रृंगार परक रचना है जो कि नरपति नाल जी ने लिखी है। 35वां प्रश्न है अवधूत मत किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन देखिए सिद्ध सामंत, नाथ सामंत, बौद्ध संप्रदाय या सूफी संप्रदाय। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी नाथ संप्रदाय का। 36वां प्रश्न है प्राकृत पैंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है। ऑप्शन देखिए काव्य शास्त्र,
छंद शास्त्र, न्याय शास्त्र या दर्शन शास्त्र? तो प्राकृत पेंगलम ये किस विषय पर केंद्रित रचना है? ये है ऑप्शन नंबर बी, छंद शास्त्र में। अगला प्रश्न है 37वां, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की है, किसने की है? ऑप्शन देखिए, श्रद्धाराम फुल्लौरी, गजानंद, शिरवानंद, हरिहर स्वामी। तो इसका जो ऑप्शन ए है, श्रद्धाराम फुल्लौरी, ये इनकी रचना की है फुल्लौरी जी ने, ओम जय जगदीश हरे। 38वां प्रश्न है, हमीर रासो के रचयिता कौन है? ऑप्शन देखिए, जगनिक, नल्ल सिंह, सांगधर या जलहण। तो हमीर रासो लिखा है ऑप्शन नंबर सी, सांगधर ने। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा है? इसके जो ऑप्शन हैं वो देखिए, आचार्य चतुरसेन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रमाशंकर शुक्ल या जॉर्ज ग्रियर्सन। तो सबसे ज़्यादा जो प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ लिखा है वो ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल जी ने। और कौन सा इनका प्रसिद्ध है इतिहास ग्रंथ? हिंदी साहित्य का इतिहास, इस नाम से इन्होंने लिखा है, जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ है। इसका प्रकाशन काल 1929 है, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो शुक्ल जी के का ही जो काल विभाजन है आज वो ही सर्वमान्य है। अगला प्रश्न है 40वां, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? इसके ऑप्शन है मिश्र बंधु, राहुल सांकृत्यायन, राम कुमार वर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्रारंभिक काल को उन्होंने आदिकाल नाम दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। 41वां प्रश्न है, विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? ऑप्शन है वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस या वात्सल्य रस। तो इनकी जो पदावली में सबसे ज़्यादा जो रस की प्रधानता रही है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार रस की। 42वां प्रश्न देखिए, इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादा तासी या मिश्र बंधु। तो हिंदी साहित्य के सबसे पहले जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वो है ऑप्शन नंबर सी, गारसादा तासी जी ने। गारसादा तासी की जो पुस्तक है, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वो किस नाम से लिखा है? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंडोई हिंदुस्तानी। तो ये ग्रंथ इनका था, और जिसका जो प्रकाशन इन्होंने कराया था वो 2 भागों में किया था। तो प्रथम भाग का जो प्रकाशन था वो 1839 था। पहले भाग का जो इन्होंने प्रकाशन कराया था वो 1839 में करवाया था, सन 1839। और जो दूसरा भाग था उसका प्रकाशन इन्होंने 1847 में करवाया था, 1847। तो ये चीज़ें भी एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, तो इसके लिए आप मेरा जो पहला वीडियो है उसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने इन सारी चीज़ों का वर्णन कर रखा है। अगला प्रश्न देखिए, 43वां ये प्रश्न है हमारा, भविष्यत कथा के रचयिता का नाम बताइए। ऑप्शन देखिए, स्वयंभू, धनपाल, पुष्पदंत, सरहपाद। तो ये जो रचना है, कथा है, इसके रचयिता हैं ऑप्शन नंबर बी, धनपाल। 44वां प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था? तो ये चीज़ देखिए, एक तो प्रश्न था कि हिंदी साहित्य के इतिहास का सबसे पहला जो वर्णन किया था, सबसे पहला इतिहास किसने लिखा था? तो वो लिखा था अभी जो मैंने बताया, गारसादा तासी। लेकिन हिंदी साहित्य के इतिहास में सबसे पहले काल क्रम के अनुसार कवियों का वर्गीकरण किसने किया? तो इसका हमें आंसर देना है। ऑप्शन देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर, गारसादा तासी। तो इसका जो सही आंसर है, जिन्होंने काल क्रम का सबसे पहले प्रयास किया वो थे ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज ग्रियर्सन। और इनकी जो पुस्तक थी वो थी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जिसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1888 ईस्वी है। तो आप इन सनों को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, 45वां ये प्रश्न है, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन थे? सबसे जो अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि रहे वो हमें बताने हैं। ऑप्शन देखिए, अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू या पुष्पदंत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो।
46वां प्रश्न देखिए, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो ऑप्शन देखिए, दलपति विजय, नरपतिनाल, नल्ल सिंह या मधुकर भट्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरपतिनाल। 47वां प्रश्न है, अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है पौमचर्यु, महापुराण, संदेश रासक, ऋठरेमी चर्यु। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पौमचर्यु, जो कि स्वयंभू द्वारा रचित है। 48वां प्रश्न है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर की कृति कौन सी है? ऑप्शन देखिए, भवि संयत कहा, पाहुड़ दोहा, वर्ण रत्नाकर या राउलवेल। तो ज्योतिरीश्वर ठाकुर की जो कृति है वो है ऑप्शन नंबर सी, वर्ण रत्नाकर। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखिए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो वैज्ञानिक इतिहास भी पूछा जाता है कि कौन है इसके रचनाकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। 50वां प्रश्न देखिए, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि मिली थी? ऑप्शन देखिए, अमीर खुसरो, चंद बरदाई, विद्यापति या स्वयंभू। तो अभिनव जयदेव की जो उपाधि मिली थी वो थे ऑप्शन नंबर सी, विद्यापति जी। 51वां प्रश्न देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये कथन है, आ जाता है एग्जाम में ये, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण एवं संकलन मात्र नहीं है अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, तेन, डार्विन, मार्क्स या हीगल। तो ये जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर डी, हीगल का। 52वां प्रश्न देखिए, कौन सी कृति प्रभुदयाल मीतल की है? ऑप्शन देखिए, हिंदी साहित्य, हिंदी वीर काव्य, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, रीति काव्य की भूमिका। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। इसके अलावा देखिए अन्य रचनाएं, हिंदी साहित्य, ये किसने लिखा है? ये है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा रचित है ये। आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। दूसरा है हिंदी वीर काव्य, ये है डॉक्टर टीकम सिंह तोमर का, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। चौथा है देखिए, रीति काव्य की भूमिका, ये है डॉक्टर नगेंद्र का। तो आप इन सबको भी याद रखने के लिए लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, 53वां हमारा प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में किस पद्धति का अनुसरण किया? ऑप्शन देखिए, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, विधेयवादी पद्धति या वैज्ञानिक पद्धति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधेयवादी पद्धति। अगला प्रश्न देखिए, 54वां प्रश्न है, कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है? ऑप्शन देखिए, बुद्धिरास, भारितेश्वर बाहुबली रास, पंच पांडव चरित रास या चंदन बाला रास। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, चंदन बाला रास। ये किसकी है? आसगु की है, ये आसगु द्वारा रचित रचना है ये। 55वां प्रश्न देखिए, अमीर खुसरो का जीवन काल इनमें से क्या है? तो इसके ऑप्शन देखिए, 1200 से 1300 ईस्वी, 1250 से 1350 ईस्वी, 1255 से 1324 ईस्वी या चौथा ऑप्शन है 1248 से 1320 ईस्वी। तो अमीर खुसरो का जो जीवन काल रहा है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1255 से 1324 ईस्वी का। 56वां हमारा प्रश्न देखिए, विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? ऑप्शन देखिए, राजा जय सिंह, राजा शिव सिंह, राजा हिम्मत सिंह या राजा भानु प्रताप सिंह। तो विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? ये थे ऑप्शन नंबर बी, राजा शिव सिंह के। 57वां प्रश्न है, इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है? तो ऑप्शन देखिए, ढोला मारू रा दूहा, परमात्म प्रकाश, भवि संयत कहा, महापुराण।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भवि संयत कहा ये धनपाल की रचना है। और इसके अलावा देखिए आपको मालूम होगा कि ढोला मारूरा दुहा किसकी है, कुशललाभ की है। परमात्म प्रकाश किसकी है, जोइंदू की है। और देखिए महापुराण किसकी है, पुष्पदंत की है। 58वां प्रश्न देखिए, खुमान रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है। तो इसके ऑप्शन है पुणे संग्रहालय, मथुरा संग्रहालय, जयपुर संग्रहालय या ग्वालियर संग्रहालय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुणे संग्रहालय। अगला प्रश्न देखिए, यह गूंज मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो काव्य के लिए है। तो इसके ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो या परमाल रासो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, परमाल रासो। मैं ये प्रश्न उसी व्याख्या से लेकर आई हूँ जो हमने क्लास 1 में पढ़ा था। उसमें हमने पूरा हिंदी साहित्य का वर्गीकरण और आदिकाल को देखा था, तो उसी से संबंधित ये प्रश्न भी हैं। 60 जो प्रश्न है हमारा देखिए, बीसलदेव रासों में कुल कितने छंद हैं। इसके ऑप्शन देखिए 100, 120, 125 या 140। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 125। 61वां प्रश्न है, जलहण कौन था। ऑप्शन देखिए चंद्रबरदाई का पुत्र, पृथ्वीराज का मित्र, चंद्रबरदाई का भाई या पृथ्वीराज का सेनापति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रबरदाई का पुत्र। 62वां प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा विद्वान रासों को अर्ध प्रामाणिक रचना मानता है। ऑप्शन देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहनलाल विष्णु पांड्या, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कविराज श्यामल दास। तो इसमें से कौन सा विद्वान रासों को अर्ध प्रामाणिक रचना मानता है, पृथ्वीराज रासों को। ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। 63वां प्रश्न देखिए, चार्ल्स इलियट ने इनमें से किस ग्रंथ का प्रकाशन कराया। ऑप्शन देखिए परमाल रासो, आल्हा खंड, पृथ्वीराज रासो या बीसलदेव रासो। तो इसमें से चार्ल्स इलियट ने किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था। ये था ऑप्शन नंबर बी, आल्हा खंड। 64वां प्रश्न है, जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था। ऑप्शन देखिए गुजरात में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश में। तो सबसे ज़्यादा जो जैन मत का प्रचार किया गया था वो ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। 65वां प्रश्न देखिए, रासक छंद में कितनी मात्राएं होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तो इसका जो ऑप्शन देखिए 20, 29, 25 या 24। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 इसमें मात्राएं होती हैं। 66वां प्रश्न देखिए, खुमान रासों में लगभग कितने छंद हैं। ऑप्शन देखिए 1000, 2000, 4000 या 5000। तो खुमान रासों में कितने छंद हैं लगभग, ये हैं ऑप्शन नंबर डी, 5000 छंद। 67वां प्रश्न है, विजयपाल रासो किस भाषा में लिखा गया है। इसके ऑप्शन देखिए डिंगल, पिंगल, अभ्रंश या प्राकृत। तो विजयपाल रासो की जो भाषा है वो है ऑप्शन नंबर सी, अभ्रंश भाषा। 68वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा ग्रंथ वीर रस प्रधान न होकर श्रृंगार प्रधान ग्रंथ है। ऑप्शन है परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, हमीर रासो या बीसलदेव रासो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बीसलदेव रासो। 69वां प्रश्न, एक सूची को दूसरी सूची से सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए वीर गाथा काल, इसे आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है। तो आदिकाल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया था। तो इसमें से आदिकाल को वीर गाथा काल किसने बोला। तो ये बोला था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी थी। तो ये दी थी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल किसने कहा। ये कहा था डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। और सिद्ध सामंत युग बोला था राहुल सांकृत्यायन ने। तो इसका जो सही कूट निकलता है तो वो देखिए 2, 3, 4 और 1। इसका जो सही कूट निकल कर आया है वो है 2, 3, 4, 1। तो ये 2, 3, 4, 1 देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। ये है ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा बिल्कुल सही होगा। 70वां प्रश्न देखिए, ये भी इसमें एक सूची को दूसरे से हमें सुमेलित करना है। तो इसमें देखिए पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है ये।
ये है चंद द्वारा रचित। परमाल रासो किसकी है? जगनिक। बीसलदेव रासो और खुमान रासो। तो इसमें देखिए हमें बीसलदेव रासो को मिलाना है कि ये रचना किसकी है? नरपति नाल की है ये, और खुमान रासो दलपति विजय की है। तो इस तरह से जो हमारा कूट बैठता है इसमें, ये है 3 1 4 2। ये है 3 1 4 और 2। तो 3 1 4 2 देखिए कौन से ऑप्शन में है। तो आप भी इस तरह से एग्ज़ाम में जब इन्हें मिलाते हैं तो अपना कूट लिख लीजिएगा, उसके बाद आप उसमें OMR शीट में भरिएगा, क्योंकि इस तरह से नहीं तो गलत भी हो जाते हैं कभी कभी। तो देखिए इसमें 3 1 4 2 जो है ये है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 71वां जो प्रश्न है, इसमें भी हमें पहले इसको दूसरे से मिलाना है सही सूची में। तो इसमें देखिए पहले का आदिकाल की जो समय सीमा है वो क्या है? सन 1000 से 1350। तो ये रखी गई है 1000 ईस्वी से 1350। भक्ति काल की जो समय सीमा है वो है 1350 से 1650। रीति काल की जो समय सीमा है वो 1650 से 1850, और आधुनिक काल की है 1850 से अब तक। तो अब इसमें देखिए कूट 2 3 4 और 1। तो 2 3 4 1 ये कौन से ऑप्शन में है? देखिए 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा सही होता है। तो आज के हमारे ये आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। कल की क्लास में मैं इसके आगे भक्तिकाल लेकर आऊँगी, तो उससे संबंधित हम उसकी व्याख्या देखेंगे कल में, और उसके बाद की जो वीडियो रहेगी हमारी उससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। तो आप मेरी आगे की समस्त वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि उसमें आपको नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मैटर मिल सकता है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, लाइक करिए, शेयर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।